ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से और कम से कम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 14 तक तो अपन कवर करें। सेक्शन 3 टू सेक्शन 14 लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, बट मुझे नहीं लगता 14 तक आज कवर हो पाएगा, बट लेट्स ट्राई, क्या होता है देखते हैं। पार्ट 2, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, पहले अपन इसे ब्रीफ में जाके समझ लेते हैं नोट्स के थ्रू, फिर स्टार्ट करेंगे रीड करना। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बात करता है कोई भी सूट, अपील, एप्लीकेशन अगर फाइल होती है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड वो बार होगी। बार अब होता क्या है, बार कैसे होती है, या तो सुओ मोटो बार हो जाएगी। सुओ मोटो कैसे कि ऑन द फेस ऑफ इट, प्लेंट को देखते ही कोर्ट को लगता है कि ये लिमिटेशन पीरियड को एक्सीड कर चुका है प्लेंट, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट। या तो डिफेंडेंट जो है वो प्रूफ करेगा कि ये जो प्लेंट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, फिर इसको डिसमिस कर दिया जाएगा प्लेंट को। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो कोर्ट सुओ मोटो बार कर देगा ऑन द फेस ऑफ इट, अगर उन्हें कोर्ट को प्लेंट देख के लगता है कि ये जो सूट जो इंस्टीट्यूट किया गया है वो बार है लिमिटेशन से, तो उसे ऑन द फेस ऑफ इट बार कर दिया जाएगा। या तो डिफेंडेंट रेज करेगा एक प्ली, वो बोलेगा कि सर ये जो प्लेंट फाइल किया है ना प्लेंटिफ ने, ये बार्ड है बाय द लिमिटेशन। अगर वो उसे वैलिड प्रूफ दे देता है कोर्ट को, तो कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगा। ये अपन को सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बताता है। सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है? 2 क्लॉज ए में अपन को बताया हुआ है सेक्शन 3 2 क्लॉज ए में सूट को इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा? जब जो प्लेंट है वो सबमिट कर दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर के पास। आप सबको पता है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं, जो सूट होता है वो फाइलिंग काउंटर पे प्लेंट फाइल करने के बाद इनिशिएट होता है। तो कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है? जब जो प्लेंट है वो प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर दिया गया है। दूसरा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है एज अ पॉपर कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, मतलब हो गया है। इस केस में ये होगा, पॉपर का मतलब वो पर्सन जो कि इंडिजेंट है, जिसके पास इनफ मनी नहीं है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। जब वो एप्लीकेशन जो है उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तब से मान लिया जाएगा कि सी यू एज अ पॉपर स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ा रीड करते हैं जिससे और समझ में आएगा। सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। अब 4 to 24 में एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शन दे रखे हैं, जो कि लिमिटेशन पीरियड को या तो बढ़ा देंगे या एक्सेप्शन दे देंगे कि लिमिटेशन पीरियड के बाद भी आप सूट या अपील या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एवरी suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed although a limitation has not been set up as a defense। अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है या अपील प्रेफर्ड होती है या एप्लीकेशन मेड होती है, ठीक है, आफ्टर पीपी प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब कैलकुलेट करने के बाद सारे एक्सेप्शंस और एक्सक्लूजन्स को, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। भले ही लिमिटेशन को एज अ डिफेंस ना बोला हो, कोर्ट सुओ मोटो भी उसे डिसमिस कर देगा।
अगर उसे लगता है कि ये जो सूट अपील एप्लीकेशन आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड फाइल करी गई है तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये अपन को सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कोर्ट। मतलब सूट के केस में केस को इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा? सूट के केस में प्लेंट को इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा वो इसमें बताया जाता है। ऑर्डिनरी केस में जब जो प्लेंट है वो किसी प्रॉपर ऑफिसर के पास सबमिट कर दिया गया है तब मान लिया जाएगा कि जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी केस। अब एज अ पॉपर कब माना जाएगा? पॉपर मतलब वो पर्सन जो कि इंडिजेंट है, जिसके पास इनफ मनी नहीं है टू फाइल अ सूट। पॉपर आपको कहाँ बता रखा है? ऑर्डर 33 ऑफ CPC में, ठीक है। ये इंडिजेंट पर्सन होता है। इन द केस ऑफ अ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सीव एज अ पॉपर हैज मेड, जब उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी है फॉर लीव टू सीव एज अ पॉपर, ठीक है। अब इन द केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। जब कंपनी वाउंड अप हो रही है, कंपनी वाउंड अप कब होती है? जब उसकी लायबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है? जो एसेट्स को सेल करता है और लायबिलिटीज़ को पे करता है। अगर किसी का क्लेम अगेंस्ट कंपनी है तो कब माना जाएगा कि क्लेम मांग लिया गया है? जब वो कंपनी जो है वो वाउंड अप हुई है बाय द कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। जब क्लेमेंट पहली बार अपने क्लेम को ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भेजता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो लाइबिलिटीज़ को पे करता है और एसेट्स को सेल आउट करता है। तब मान लिया जाएगा कि उसने क्लेम मांग लिया है फर्स्ट टाइम। सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में तो ये बताया था। क्लॉज बी में बता रखा है एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट शूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। मान लो एक ने प्लेंट फाइल किया, प्लेंटिफ ने, कि मेरे को डिफेंडेंट से 5000 रुपीज़ चाहिए। अब डिफेंडेंट ने उसी सूट में, मतलब वैसे वो सेपरेट सूट होते हैं सारे, उसी में बोल दिया कि सर मेरे इससे ₹2000 ड्यू हैं। इसे बोला जाता है सेट ऑफ। अब कोर्ट क्या करेगा? 5000 में से 2000 रुपये माइनस करके प्लेंटिफ को दिला देगा। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया। अब काउंटर क्लेम क्या होता है? इसमें मनी से रिलेटेड क्लेम भी हो सकता है और मनी के साथ साथ और भी क्लेम्स हो सकते हैं। ए ने सूट फाइल किया पी पे, PF एंड डिफेंडेंट, कि मेरे को इससे 20,000 रुपीज़ चाहिए। अब इसने क्या किया? इसने काउंटर क्लेम फाइल किया। काउंटर क्लेम में इसने बोला मेरे को 10K चाहिए इससे, प्लस इसके पास मेरा LED TV है। तो इसमें मनी के साथ साथ और भी चीज़ें क्लेम हो गई। तो ये हो गया काउंटर क्लेम, ठीक है। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों को सेपरेट सूट माना जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब किसी ने, मान लो इधर ए ने प्लेंट फाइल किया, इधर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ इसने सेट ऑफ फाइल किया। अब जो सेट ऑफ है वो इसी डेट पे मान लिया जाएगा कि इसने इसी डेट पे प्लीड किया है।
मतलब रिलेशन बैक होता है सेट ऑफ का, मतलब सेम डेट मानी जाती है प्लेंट की सेट ऑफ के केस में, बट काउंटर क्लेम के केस में ये वाली डेट नहीं मानी जाएगी। वो जिस दिन काउंटर क्लेम आपने क्लेम किया है उसी दिन की डेट मानी जाएगी काउंटर क्लेम के केस में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ सेट ऑफ, इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट विच द सेट ऑफ इज प्लीटेड। ओके, मतलब सेम डेट मानी जाएगी सेट ऑफ प्लीट किया गया है। इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम मतलब रिलेशन बैक होगा, जिस दिन प्लेन फाइल किया उसी दिन सेट ऑफ मान लिया जाएगा। इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम हैज मेड इन द कोर्ट, मतलब जिस डेट पे काउंटर क्लेम कोर्ट में मेड किया गया है उस डेट पे मानी जाएगी। An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to a proper officer of the court. नोटिस ऑफ मोशन की एप्लीकेशन तब मानी जाएगी जब हाई कोर्ट में जब एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई है प्रोफेसर ऑफ द कोर्ट को। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज, मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड का क्या होगा जब कोर्ट क्लोज है। सपोज इसे भी एक एग्जांपल समझते हैं अपन, ये ए है, ये बी है, ए ने इसको ₹10 दिए और बोला मेरे को बदले में आप क्या दो, डेयरी मिल्क, बट इसने डेयरी मिल्क बी ने नहीं दी, तो बी ने किस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। अब ए के पास आ गया कॉज ऑफ एक्शन बी के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करने का। अब कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो कॉज ऑफ एक्शन का टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 ईयर्स। ये सब हुआ था 2020 में। अब ए भाई साहब क्या कर रहे हैं, सूट फाइल करते हैं और आखिरी दिन पे जब कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड के आखिरी दिन पे जब वो आते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट होता है क्लोज्ड। तो सेक्शन 4 अपन को बोलता है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन के आखिरी दिन में मतलब लिमिटेशन पीरियड के लिमिटेशन पीरियड के आखिरी दिन अगर कोर्ट क्लोज है, सीसी कोर्ट क्लोज है, तो जो क्या बोलते हैं, तो पार्टी के पास पावर आ जाती है कि वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे अपना सूट को इंस्टीट्यूट कर सकती है। उसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है, अगर कोर्ट अपनी नॉर्मल वर्किंग में से अगर 2 आवर्स के लिए भी क्लोज्ड है तो ये माना जाएगा कि कोर्ट क्लोज था और पार्टी नेक्स्ट वर्किंग डे पे अपना सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, अब रीड करते हैं। Expiry of prescribed period when the court is closed. When the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed. जब जो prescribed period है for any suit, appeal और application expire होता है on the day when the court is closed, court close है सीसी, तो the suit, appeal or application may be instituted preferred made on the day when the court reopens. तो ये सूट अपील और एप्लीकेशन मेड करी जा सकती हैं उस दिन पे जब कोर्ट रीओपन होता है। ये बोलता है सेक्शन 4। वो कब कर लिया जाएगा, जब कोर्ट रीओपन होगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, A court shall be deemed to be closed on the day within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed on that day. कोर्ट को क्लोज माना जाएगा
अगर उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है जो कि होती है बेसिकली 10 to 5, उसमें से अगर वो बीच में या तो 12 से 2 क्लोज है तो ये माना जाएगा कोर्ट पूरे दिन क्लोज था और नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप सूट अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बोलती है। अब सेक्शन 5 क्या बोलता है? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, इसको अपन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी बोलते हैं, और ये सूट पे नहीं मिलती है, ये मिलती है अपील और एप्लीकेशन पे। उसमें भी ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे नहीं मिलती है, उसमें भी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे नहीं मिलती है। ठीक है, अब अपन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को और अच्छे समझते हैं कैसे। बेसिकली सूट पे क्यों नहीं मिलती? सूट में वैसे ही बहुत सारा टाइम मिलता है, अपील एप्लीकेशन में टाइम कम रहता है। अब सेक्शन 5 के केस में होता क्या है पहले ये समझो। सेक्शन 5 का जो केस है उसमें ये मानो ये कब मिलती है? पहले तो मिलती है अपील और एप्लीकेशन पे मिलती है। ठीक है, सूट पे ये नहीं मिलती है, सूट पे नहीं मिलती है, और एप्लीकेशन में भी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम मिलता है, वैसे भी 12 साल का टाइम मिलता है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में नहीं मिलती है। अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या होता है? बेसिकली मान लो कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं हो गए हैं जो कि कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस हो गए हैं जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज है, तो उसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दी जाती है। मान लो ए भाई साहब हैं एक, अभी अपील या एप्लीकेशन करने कोर्ट जा रहे थे, और ये जो ए भाई साहब हैं मैट विद एन एक्सीडेंट, मतलब इनका एक्सीडेंट हो जाता है, मैट विद एन एक्सीडेंट, तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये एक सफिशिएंट कॉज है कि इस रीज़न की वजह से ये अपील या एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑन द डे व्हेन ही वॉज कमिंग टू द कोर्ट, जिस दिन वो कोर्ट आ रहे थे उस दिन उनका क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हो गया, और ये ऐसा सरकमस्टेंस है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी है। दूसरा एग्जांपल और लेके देखो इसमें, मान लो ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ला रहे थे जो कि अपील एंड एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं, उस दिन ही उसे कोई आया और चोरी कर गया, थेफ्ट हो गया इनके साथ, तो ये भी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी है, इसमें भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल जाएगा। तो अब चलो रीड करते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा अपन को। Extension of prescribed in certain cases. Any appeal or application other than an application under any provisions of Order 21 जो कि execution schedule करता है of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted the prescribed period if the appellant or applicant satisfies that code that he had sufficient cause for not preferring the appeal and making the application within such period. अगर जो पर्सन है वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि सफिशिएंट कॉज था फॉर नॉट प्रेफरिंग अपील एंड एप्लीकेशन,
अपील एन एप्लीकेशन प्रेफर ना करने के लिए सफिशिएंट कॉज था। सफिशिएंट कॉज क्या होगा, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, ठीक है। आई नो दैट मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं साथ ही साथ रीड भी करता हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, द फैक्ट दैट द अपीलेंट और द एप्लीकेंट वॉज मिसलेड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन एसरटेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड मे बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन बोलती है फैक्ट दैट अपीलेंट या एप्लीकेंट जो है वो मिसलेड हो गए थे किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट से असर्टेनिंग कंप्यूटिंग प्रिस्क्राइब पीरियड को कंप्यूट करने में, तो ये सफिशिएंट कॉज हो सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कि भैया यार मिसलेड तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए वो सफिशिएंट कॉज में आ सकता है। सेक्शन 6 बोलता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, वेयर अ पर्सन entitled टू इंस्टीट्यूट or make an application for the execution of a decree at the time from which the prescribed period is to be reckoned, a minor, insane or idiot, he may institute a suit or make the application when the same period after disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified there for the third column of the schedule. अब इसमें क्या होता है सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में क्या होता है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 बोलता है जब से जो प्रिस्क्राइब पीरियड था जो कि रिकॉर्ड होना था, रिकॉर्ड का मतलब स्टार्ट, उस टाइम पे जो पर्सन था वो या तो माइनर था या इंसेन था या इडियट था, इन तीनों में से अगर वो कुछ भी था तो उस पीरियड के लिए वो जो लिमिटेशन पीरियड वो रिकॉर्ड होना था वो रुक जाएगा तब तक जब तक वो जो डिसेबिलिटी है, जब तक वो डिसेबिलिटी है वो सीज नहीं होती है। वंस डिसेबिलिटी हैज़ बीन सीज्ड लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल ये ले सकते हैं, मान लो ये पीपी है, यहाँ से पीपी स्टार्ट होना था, मान लो यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन आया तो यहाँ से पीपी स्टार्ट होना था, इस टाइम पे जो पर्सन है वो था माइनर, यहाँ जाके वो 18 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से चालू होगा वो क्या बोलते हैं प्रिस्क्राइब पीरियड, इधर तक के लिए रुक जाएगा, ओके, क्योंकि वो माइनर था, लीगल डिसेबिलिटी में आता है माइनर भी। अब मान लो कोई पर्सन इंसेन था, जिस दिन उसकी इंसैनिटी ख़त्म हो जाएगी, इंसैनिटी मान लो यहाँ ख़त्म हो गई तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सबसेक्शन 1 बात करता है, वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड टू बी रिकॉर्ड, जब से प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होना है, या तो वो माइनर है या वो इंसेन है या इडियट है, he may institute a suit or make an application within the same period after disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified there for the third column of the schedule। मतलब जैसे ही उसकी डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म होती है, डिसेबिलिटी ख़त्म होती है तो एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है, वो सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, ओके। तो ये बात करता है आपका सबसेक्शन 1, कि कोई पर्सन है जब प्रिस्क्राइब पीरियड रिकॉर्ड होना था मतलब स्टार्ट होना था, तब या तो वो इंसेन था या इडियट था या माइनर था, तो जैसे ही उसकी लीगल डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म होगी पीपी विल स्टार्ट, ओके, पीपी स्टार्ट हो जाएगा, पीपी मीन्स प्रिस्क्राइब पीरियड। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two such disabilities, or where his disability has ceased, he is affected by another disability, he may institute a suit, make an application with the same period after both the disability have ceased, as would otherwise have been allowed from the time so specified। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, मान लो एक पर्सन है, यहाँ से प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होना था, इस समय उसको या तो 2 डिसेबिलिटीज़ थी, 2 डिसेबिलिटीज़,
टू डिसेबिलिटीज़। ओके, 2 डिसेबिलिटीज़ थी। मान लो यहाँ पे माइनर भी था और इंसेन भी था। मान लो यहाँ पे वो 18 का हो गया तो एक डिसेबिलिटी तो ख़त्म हो गई, पर अभी भी प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। मान लो वो इधर इंसैनिटी भी ख़त्म हो गई उसकी, तो अब जो पीपी है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा था। जब ये दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म होंगी तब उसका प्रिस्क्राइब पीरियड चालू होगा। इसी का दूसरा क्या बोलता है, मान लो यहाँ पे वो पर्सन माइनर था, इससे पहले उसकी एक डिसेबिलिटी ख़त्म होती, 18 प्लस का होता, वो इंसेन भी हो गया। तो इसके बाद भी जब वो माइनर से मेजर भी हो जाएगा तब भी प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। वो यहाँ से होगा जब वो इंसैनिटी ख़त्म हो जाएगी। जब दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तब से प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होगा। बस ये बोला जाता है कि जो दूसरी डिसेबिलिटी है वो उसी टाइम पे होनी चाहिए जब वो ऑलरेडी लीगली डिसेबल्ड है। मान लो कि वो जो पर्सन है यहाँ पे माइनर था, यहाँ मेजर हो गया, जैसे ही मेजर हुआ पीपी स्टार्ट हो गया, यहाँ इंसेन हो गया, तो इधर से प्रिस्क्राइब पीरियड रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, उसका एक रीज़न है, सेक्शन 9 जो कि बोलता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। अगर एक बार लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई तो समय नहीं रुकेगा। ठीक है, वो अपन ऐसे देख भी सकते हैं, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम ये बोलता है वेयर वंस टाइम हैज़ बिगिन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। ओके, section 3, when the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute a suit or make an application when the same period after death as would otherwise have been allowed from the time to specified। अब मान लो सबसेक्शन 3 बोलता है किसी की लीगल डिसेबिलिटी है, मान लो उसकी डेथ हो गई है और तब तक चलती आ रही है, तो यहाँ से उसका जो टाइम है वो मिल जाएगा उसके एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, where the legal representative referred in subsection 3 is at the time of the date of death of the person whom he represents affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply। मान लो अब जो एलआर है, यहाँ पे जो पर्सन है जिसकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होने वाली थी उससे पहले उसकी डेथ हो गई। अब मान लो एलआर भी किसी लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो जब तक एलआर की लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होती तब तक प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ये सबसेक्शन 4 बोलता है वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर डिसेबिलिटी सीजेज but within a period allowed to him under this section, a legal representative may ensure a suit, make an application within the same period that of the purpose have been available to the person if he has not died। अब मान लो कोई पर्सन है तो लीगली डिसेबल्ड था, मान लो यहाँ पे उसकी लीगल डिसेबिलिटी एंड हुई, एलडी एंड हुई, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ से उसका एंड हो गई लीगल डिसेबिलिटी, तो यहाँ से उसका प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो गया था। अब उसे इतना ही टाइम मिलेगा एलआर को, भले ही वो माइनर हो, इंसेन हो या इडियट हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर एक बार टाइम रन करना स्टार्ट हो गया है तो इतना बचा कुचा टाइम ही एलआर को मिलेगा। ये सबसेक्शन 6 बोलता है, 5 बोलता है, सबसेक्शन 5 बोलता है, सॉरी। तो आज मुझे लगता है अपन को इतना ही कवर करना चाहिए वरना क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन ने कवर किया सेक्शन 3 to 6। आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और आप पे रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो की, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।